हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। आप सभी का वेलकम करती हूँ। अच्छा, जैसा कि मेरे लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या डिस्कस किया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बस आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो हमने बात की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, मैं छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें ह्यूमन के जीनोम के बारे में जानना है। क्यों? ताकि हम ह्यूमन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके। क्या कर सके? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ऑर्गेनिज्म से डीएनए को ऑब्टेन करना पड़ेगा और उस डीएनए पर प्रेजेंट बेस सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यही हमारा पर्पस है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने का। अच्छा बच्चों, तो मैंने कल की क्लास में आपको मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन, मेगा प्रोजेक्ट और डीएनए वेरिएशन से मिलने वाले इफेक्ट के नॉलेज को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। साथ ही ये बता दिया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। चलिए, तो अब आज आगे नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करने वाले। तो हम बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को लाने का पर्पस क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि हमें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करना है। चलिए तो देखते हैं। हमने बोला क्या कि अगर हमें गोल की बात करनी है, किसकी बात करनी है? गोल्स की बात करनी है, किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा? याद करेंगे गिब 80। क्या याद करेंगे? गिब 80 याद करेंगे। ठीक है, जिसमें गिब का जी क्या रिप्रेजेंट करता है? जीन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीन को रिप्रेजेंट करेगा। बी रिप्रेजेंट करता है बेस पेयर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस पेयर को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। किसको मेरे बच्चों? इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और टी रिप्रेजेंट करता है टूल, और अगला टी रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी, और ई रिप्रेजेंट करती है ELSI। किसको? ELSI। मतलब हम यहाँ बात करने वाले इश्यूज की। किसकी बात करने वाले? इश्यूज की। चलिए, तो हमारे पास सारे फुल फॉर्म मिल गए। गेबिटी को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, क्या बोलते हैं? जीन, बेस पेयर, इंफॉर्मेशन, टूल, टेक्नोलॉजीज, और ELSI क्या बोलते हैं? ELSI। चलिए, तो हमने बोला पहला गोल, क्या बोला मैंने? पहला जो गोल था हमारा वो था क्या? ह्यूमन के डीएनए में, क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन के डीएनए में मिलने वाले 20,000 से 25,000, क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन के डीएनए में कितने जीन है? 20,000 to 25,000 जो जीन मिल रहे हैं उनको हम क्या कर लें? आइडेंटिफाई कर ले। क्या कर लें? आइडेंटिफाई कर ले, पहचान ले। ये पहला उद्देश्य था। ठीक है, फिर दूसरा जो गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो था डिटरमाइन करना। क्या करना है? डिटरमाइन करना है, पता लगाना है। क्या करना है? पता लगाना है, डिटरमाइन करना है। किसको? बेस पेयर को। कितने बेस पेयर को? 3 बिलियन। कितने बेस पेयर को बच्चों? 3 बिलियन बेस को हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो बी से हम बेस पेयर क्या कर लेंगे? डिटरमाइन, जो कितने हैं? 3 बिलियन है। कितने हैं? 3 बिलियन है। फिर नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? स्टोर। क्या करेंगे? स्टोर। तो हमने बोला इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे किस फॉर्म में? डाटा बेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में मेरे बच्चों? डाटा बेस के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और टी रिप्रेजेंट करता है टूल्स। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में हम क्या लाएं? इम्प्रूव टूल्स का यूज करें। किसका करें? इम्प्रूव टूल्स का यूज करें। किसके लिए? डाटा की एनालिसिस के लिए। किसके लिए? डाटा की एनालिसिस। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब भी हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जितना भी डाटा हमें मिल रहा है उस डाटा की अगर हमें एनालिसिस करना है तो फालतू फालतू टूल से काम नहीं चलेगा। हमको इम्प्रूव टूल्स का यूज करना पड़ेगा जो करेक्ट एनालिसिस कराए। क्या कराए? करेक्ट एनालिसिस कराने में हमें हेल्प करे। तो ठीक है, तो हमको इम्प्रूव टूल्स का यूज करना है। किसके लिए? डाटा की एनालिसिस के लिए। ये क्या हो गया हमारा? 4th गोल। ठीक है, कितने गोल्स हो गए हमारे पास? 4। पहला क्या है? डिटरमाइन करना है क्या? जीन को। कितने? 20,000 to 25,000 जो डीएनए के
ह्यूमन के डीएनए पर मिल रहे हैं। दूसरा है डिटरमाइन करना है किसको, बेस पेयर को, जो कितने हैं, करीब 9 बिलियन बेस पेयर को डिटरमाइन करना है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है इस प्रोजेक्ट से, क्या बोला मैंने, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको स्टोर करेंगे किस रूप में, डाटाबेस के रूप में। ये तीसरा गोल था किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अगला है क्या, इम्प्रूव टूल्स का यूज करो डाटा के एनालिसिस के लिए, किसके लिए, डाटा की एनालिसिस के लिए। फिर हमें करना है इस प्रोजेक्ट में लगने वाली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया है उन टेक्नोलॉजी का हम यूज करें कहाँ, अदर सेक्टर्स में। कहाँ यूज करें, अदर सेक्टर में। और एड्रेस करें, क्या करें, एड्रेस करें किसको, इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को। किसको, इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को, जो इस प्रोजेक्ट के आने के बाद अराइज हो रहे थे। मेरी बात आ रही समझ में। इस तरीके से टोटल कितने गोल हैं, 6 गोल हैं, 6 गोल हैं किसके लिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है मेथोडोलॉजी। क्या है मेरे बच्चों, मेथोडोलॉजीज है। तो हम बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए हमने 2 मेजर अप्रोच को इन्वॉल्व किया। कितनी है, 2 मेजर अप्रोच को इन्वॉल्व किया। याद रखना, पहली अप्रोच पहली ही रहने वाली है और दूसरी अप्रोच दूसरी ही रहने वाली है। कभी भी पहली अप्रोच में हम दूसरी अप्रोच के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही दूसरी अप्रोच में पहली अप्रोच के बारे में बात नहीं करेंगे। अल्टीमेटली मिक्सिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी मेरे बच्चों, मिक्सिंग नहीं करनी है। तो चलिए 2 मेजर अप्रोच में से जो पहली अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने बोला कि हमारे पास डीएनए है। कौन है, डीएनए है। इस डीएनए से जो भी जीन किस रूप में हमको मिल रहे थे, एमआरएनए के रूप में। किस में, एमआरएनए के रूप में। मतलब डीएनए पर प्रेजेंट जितने भी जीन हैं, जो जीन अपने आप को किस रूप में एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, आरएनए के रूप में कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही हम आइडेंटिफाई कर लें। क्या कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब है तो बहुत सारे जीन, पर हम बोल रहे हैं जो जीन अपने आप को सिर्फ आरएनए के रूप में एक्सप्रेस्ड कर पा रहे हैं उन जीन को हम क्या कर ले, आइडेंटिफाई। मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड थी। कौन सी मेथड थी, शॉर्ट ट्रिक। तो बोला ना डीएनए पर कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें नॉन कोडिंग पार्ट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं जीन की इंफॉर्मेशन लें जो हमको आरएनए के रूप में मिल रहे हैं और वो आरएनए को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो पहली मेथड थी वो शॉर्ट थी, ऐसा मान सकते हैं, जिसमें हमने सारे जीन में से उन्हीं जीन को ऑब्टेन किया, आइडेंटिफाई किया जो अपने आप को आरएनए के रूप में क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस्ड कर रहे थे, और उनको हमने क्या बोल दिया, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्या बोल दिया मेरे बच्चों, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग बोल दिया। चलिए दूसरी जो अप्रोच थी, क्या बोल रही हूं मैं, दूसरी जो अप्रोच थी उसमें हमने सीक्वेंसिंग करी होल सेट ऑफ जीनोम की। मतलब सेल में 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल रहे हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम की पूरी सीक्वेंसिंग कर दो। मतलब आपको कोडिंग नॉन कोडिंग कोई मतलब नहीं, आप तो पूरे ही डीएनए को ओपन करेंगे और सारे बेस को लाइन से पढ़ लेंगे। अच्छा, जब आप ऐसी सीक्वेंसिंग करेंगे तो मैं कह सकती हूँ उस सीक्वेंसिंग से आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसिंग मिलेगी। और अब हम क्या करेंगे, बाद में असाइन करेंगे डिफरेंट रीजन को, किसमें, सीक्वेंस के डिफरेंट रीजन को जोड़ देंगे या पता कर लेंगे किसके अनुसार, उनके फंक्शन के अनुसार। तो मैंने बोला ये डीएनए है बच्चों, क्या है, ये डीएनए है। जब हम इस डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग नॉन कोडिंग। क्या बोला, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग और कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो ये था कोडिंग, कोडिंग कोडिंग, और ये कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों, नॉन कोडिंग और ये नॉन कोडिंग। इनको हमने लाइन से पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग में कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट को पढ़ लिया। अच्छा, फिर हमने क्या करा, उनको असाइन किया उनके सीक्वेंस के साथ, किस बात को जानकर, उनके फंक्शंस को जानकर। किसको जाना हमने, फंक्शन के साथ उनको असाइन कर लिया। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन मतलब आपने
हर रीजन के या हर सीक्वेंस या हर बेस के सीक्वेंस के फंक्शन को डिटरमाइन किया है, साथ ही उसमें क्या कॉम्बिनेशन है इस बात को भी आपने जान लिया है और बता दिया है या समझ लिया है। इसलिए हमने इस अप्रोच में जो कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको किस रूप में जान सकते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। किस रूप में, सीक्वेंस एनोटेशन के रूप में। अच्छा, तो जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो अप्रोच मेनली यूज की, मेनली मतलब ये लॉन्ग मेथड थी, है ना, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं, वो कौन सी थी, सीक्वेंस एनोटेशन। कौन सी थी मेरे बच्चों, सीक्वेंस और एनोटेशन थी। चलिए, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब बात आती है कि आपको दो अप्रोच अप्लाई करनी, पहली एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, दूसरी सीक्वेंस एनोटेशन। क्या करनी है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरी सीक्वेंस एनोटेशन। तो मेनली कौन सी यूज करें, सीक्वेंस एनोटेशन। किसको देखेंगे भैया, क्योंकि कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों बात को समझना है। मैं कह रही हूँ डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, जरूरी नहीं है इनिशियल का नॉन कोडिंग रीजन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आखिरी रीजन का नॉन कोडिंग फंक्शन भी या नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कोई फंक्शन नहीं करे, तो जरूरी नहीं है। हमें तो स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझना पड़ेगा। क्या बोल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझना पड़ेगा, किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। चलिए, तो आप देख लेते सीक्वेंसिंग कैसे की। कुछ नहीं, एक सुंदर सी लड़की दिख रही बुक में, है ना, हमने उस लड़की से क्या किया, सेल को आइसोलेट किया। क्या किया, सेल को आइसोलेट किया, बुक ये कहना चाह रही है। फिर हमने उस सेल से डीएनए को निकाल लिया। क्या किया है, डीएनए को निकाल लिया। पहली स्टेप है किसकी, सीक्वेंसिंग की, जिसका मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है एनसीईआरटी की लाइन का। तो मैंने बोला इस लड़की से हम एक सेल को आइसोलेट निकालेंगे, इस सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उस डीएनए को कट 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 कर देंगे। क्यों, क्योंकि डीएनए एक लंबा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, इतने बड़े डीएनए को एक साथ क्लोन करना या कॉपी बनाना आसान काम नहीं है। तो हमने आइसोलेटेड डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस स्मॉलर फ्रेगमेंट को हम क्लोन करेंगे होस्ट में, मतलब होस्ट के अंदर डालेंगे। क्यों, ताकि उस फ्रेगमेंट की मेनी कॉपीज हमको मिल सके। तो हमने क्या करा, स्मॉलर फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करा या क्लोन किया होस्ट में। होस्ट कौन हो सकता है, या तो बैक्टीरिया, या तो ईस्ट कौन हो सकता है, या तो बैक्टीरिया या तो ईस्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, मन से ही चला जाएगा कौन, स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए या पीस ऑफ डीएनए, ना ना ऐसा नहीं भैया, मन से थोड़ी, होस्ट थोड़ी जाएगा और उसको अपने मुंह में ले लेगा या अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा और उसके अंदर वो पीस ऑफ डीएनए चला गया और मल्टीप्लाई होने लगा। ना भैया ना, इसी के लिए लगेंगे स्पेशलाइज्ड वेक्टर। कौन लगेंगे, स्पेशलाइज्ड वेक्टर लगेंगे, जो है बैक और एग। कौन है, बैक और एग। तो हमारे पास BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कौन है हमारे पास, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में बैक्टीरिया को ले रहे हो क्लोन कराने के लिए, किसको, स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को, तो आप वेक्टर के रूप में यूज करोगे किसको, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। और अगर आप ईस्ट को ले रहे हो एज अ होस्ट, तो आप किसको यूज करोगे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। किस रूप में, वेक्टर के रूप में। क्या कराने के लिए, स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या करने के लिए, क्लोन करने के लिए। चलो भैया, तो क्लोन कर दोगे तो बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर क्या होगा, उस डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, मतलब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा किसका, ईच फ्रेगमेंट का, या जिस भी फ्रेगमेंट को हम डाल रहे हैं। और जब हम एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी किसमें, सीक्वेंसिंग प्रोसेस में। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो एक ही फ्रेगमेंट है हमारे पास डीएनए का, हमने इसको ओपन करा, यहाँ तक पढ़ा और हमसे इस स्टेप के बाद गलती हो गई, तो मैं क्या करूंगी, वापस से डीएनए निकालूंगी। किससे, इस लड़की से वापस सेल निकालू, वापस डीएनए निकालू और वापस से उसी डीएनए पीस को उतना आइसोलेट करूं, कट करूं और वहीं से पढ़ूं। तो भैया
मारेगी मेरे को, ये बार बार आ गए हो डीएनए लेने के लिए, नहीं नहीं, तो एक ही बार उसकी हेल्प लेंगे, उससे मिलने वाले डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना लेंगे और कॉपी बनाकर रख लेंगे और पीसेस को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली रीड आउट करते चले जाएंगे, मतलब सीक्वेंसिंग कर लेंगे। और कहीं अगर गलती हो गई तो हमारे पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब दूसरी कॉपी है जिसको हम वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए बोला है कि जब एम्प्लीफिकेशन कर लोगे ना मेरे बच्चों तो इजी हो जाएगा। क्या करना, सीक्वेंसिंग प्रोसेस को करना, क्या करना, सीक्वेंसिंग प्रोसेस को करना। चलिए अगली बात क्या बोलती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है दूसरे स्टेप में कि डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। किसको यूज करेंगे? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। क्या करने के लिए? जिनकी कॉपी बना के रखी है ना, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। अच्छा, ये जो सीक्वेंसर है वो वर्क करता है प्रिंसिपल पर जो डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। किसने किया था बच्चों? स्टार लगा लो। फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था, उनके प्रिंसिपल पर ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वर्क करता है और इसी की हेल्प से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करेंगे। अब क्या बोलते हैं कि जो फ्रेडरिक सेंगर है, एक तो बड़ा आविष्कार चमत्कार उनने ये कर दिया कि डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में अपने प्रिंसिपल को डाल दिया जो उसके प्रिंसिपल पर वर्क करके डीएनए की सीक्वेंसिंग कर देगा। साथ ही साथ इनको क्रेडिट मिलता है क्या? इन्होंने प्रोटीन में मिलने वाले अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को क्या कर लिया था बच्चों? डिटरमाइन करने की मेथड भी बता दी थी कि अगर कोई प्रोटीन है उस प्रोटीन की चेन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस क्या होंगे और हम किस तरीके से जान सकते हैं कि वो प्रोटीन कौन सा अमाइनो एसिड रिच है या कौन से नंबर में कौन सा अमाइनो एसिड आएगा सीक्वेंस पे। ये बात भी बताना किसने बताई थी? फ्रेडरिक सेंगर ने बता दी थी। इस चीज का भी क्रेडिट इनको दे दिया जाता है। अच्छा, बड़ा काम कर दिया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बोलते हैं क्या, तीसरी बात कहती है एनसीईआरटी कि जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो सीक्वेंस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन दी ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। मतलब उन सीक्वेंस को आपको ओवरलैपिंग रीजन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। तो दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स क्या लगेंगे आपको कि आपको अब ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर अगर डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है तो ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। काय के लिए बनाना पड़ेगा? सीक्वेंसिंग के लिए। और तभी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं किसका? इस सीक्वेंसिंग प्रोसेस को उस सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब डीएनए फ्रैगमेंट को उस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर पाएंगे। तो ये काम करना ह्यूमन के बस की बात नहीं थी भैया कि वो ओवरलैपिंग रीजन बना ले और उसके आधार पर हम डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या कर दें? अरेंज कर ले। कैसे समझोगे इस बात को? बच्चे जो छोटे बच्चे उनकी पजल वाले गेम आते हैं कि वो ऐसा एक वो पिक्चर रहता है बॉक्स पे कि ए वाला यहीं आएगा, बी वाला यहीं आएगा, सी वाला, और उनके अलग अलग शेप बना देते हैं ए बी सी। अगर बच्चे ने यहाँ पर डी की जगह ई जोड़ दिया और यहाँ डी जोड़ दिया तो आगे के लेटर्स नहीं जुड़ेंगे। पजल हो गई ना। बस हम यही बोल रहे हैं क्योंकि जब हमने डीएनए को आइसोलेट किया था मेरे बच्चों तो हमने उसके बहुत सारे सेगमेंट्स बना दिए थे। अब जब सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो पढ़ने लिखने के बाद उस पूरे डीएनए को आपको वापस उसी अकॉर्डिंग, मतलब पहले वाले पे पहला, दूसरे वाले पे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सीक्वेंस में ही अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फोर्थ वाले को आप पहले पे लगा दो और पहले वाले को फोर्थ वाले पे लगा दो, या मैं बोलूं थर्ड वाले को सेकंड वाले पे लगा दो। अरे भैया कैसे पढ़ पाओगे? अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का, बेस पेयर का, मतलब हम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओवरलैपिंग रीजन को डेवलप करना क्या हो गया? जरूरी। अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये हम ह्यूमन के द्वारा डेवलप नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने डेवलप किया किसको? स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को। किसको डेवलप किया मेरे बच्चों? स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को, कि वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उसके सीक्वेंस के
अकॉर्डिंग क्या करवा सके, अरेंज करवा सके और पूरे 2.2 मीटर डीएनए पर मिलने वाले सीक्वेंस और उसके फंक्शन को हम क्या कर सके, समझ सके। ये थी क्या, ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग। अच्छा चलो ये काम कंप्यूटर किससे, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से आसान हो गया। मतलब अब आपने ह्यूमन के पूरे जीनोम की स्टडी कर ली, खंगाल डाला, पढ़ डाला है कि कौन सा सीक्वेंस किस ऑर्डर में क्या बनवाएगा और कौन नहीं बनवाएगा, किसके पास क्या बनाने की इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन में बेस का सीक्वेंसेस क्या क्या है। तो आपको हमें छुपे सारे डाटाबेस मिल गए हैं। मतलब चलो अब जब डाटाबेस मिल जाएंगे तो हम उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे। चलिए भैया, तो यही आगे हमें बताने वाली हूं कि इसी तरीके से हमने ह्यूमन के एक एक क्रोमोसोम की स्टडी कर ली, उसके फंक्शन को उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एनोटेड कर दिया, मतलब जान लिया। तो हमने क्या बोला, सीक्वेंसेस सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड वेयर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम के सीक्वेंस को एनोटेट कर लिया, मतलब पढ़ लिया, जान लिया। और ऐसे ही हमने सीक्वेंसिंग अभी रिसेंटली कंप्लीट की है, किसकी, क्रोमोसोम फर्स्ट की। मतलब ह्यूमन में मिलने वाले 24 क्रोमोसोम में से जो लास्ट स्टडीड क्रोमोसोम है वो कौन सा है, क्रोमोसोम फर्स्ट है। कौन सा है मेरे बच्चों, क्रोमोसोम फर्स्ट है, जिसकी सीक्वेंसिंग रिसेंटली अभी हमने मई 2006 में कंप्लीट की है। ये भी क्वेश्चन आता है, जो कितने में से, 24 क्रोमोसोम में से एक था। अब 24 क्रोमोसोम कैसे हैं बच्चों, क्या बोल रही हूं मैं, 24 क्रोमोसोम कैसे हैं, इस 24 में से 22 ऑटोसोम थे, क्या थे, 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम थे और एक एक्स और एक वाई था। इस तरीके से कितने क्रोमोसोम हो गए, 24, जिसमें से फर्स्ट क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग अभी रिसेंटली हमने मई 2006 में कंप्लीट की है। चलिए अब हम बोलते हैं, जब सीक्वेंसिंग हमने डन कर ली, क्या कर ली, सीक्वेंसिंग डन कर ली, तो हमको ह्यूमन के जीनोम से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। क्या बोला मैंने, ह्यूमन के जीनोम से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है, हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम क्या है। चलिए देखते हैं। जब सीक्वेंसिंग हमने डन की तो पहली बात हमें पता चला कि ह्यूमन के जीनोम में कितने 3164.7 मिलियंस बेस पेयर है। कितने, 3164.7 मिलियंस बेस पेयर है। ठीक है, एक चीज तो ये पता चल, मतलब बहुत ज्यादा बेस पेयर है और हर बेस पेयर को से मिलने वाले नॉलेज को हमने सीक्वेंस करके ले लिया है। चलो भैया, फिर साथ ही साथ बोलते हैं कि अगर एक जीन है, क्या बोल रही हूं मैं, अगर ऑन एन एवरेज देखें कि कितने जीन है, 25 से 30, या मैं बोल रही हूँ टोटल कितने मिलने वाले, 30,000 जीन मिलने वाले। कितने जीन मिलने वाले हैं, 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने, 30,000। तो मैं बोलती हूँ एक जीन में, क्या बोल रही हूँ, एक जीन में कितने, 3000 बेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3000 बेस मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ जीन कितने, 30,000। एक जीन में कम से कम कितने बेस मिलेंगे, 3000। तो बोलते हैं ऐसे ही हमको मिला लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन। क्या नाम था बच्चों, डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस हैं। कितने बेसेस हैं, 2.4 मिलियन बेसेस हैं। और एक जीन में कितने हो सकते हैं, 3000 तो होंगे ही होंगे। तो फिर अब हमको पता चल गया, बेसेस हमने पता कर लिए, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हो गए, 30,000 जीन हो गए। पर कहते हैं पुराने डाटा के कंपैरिजन में 30,000 जीन बहुत कम है, क्योंकि पुराना डाटा कहता है कि ह्यूमन के जीनोम में 80,000 से 1,40,000 जीन है। कितने जीन है, 80,000 से 1,40,000 जीन है। पर नया डाटा क्या बोलता है, टोटल जीन कितने हैं, 30,000 जीन है। साथ ही साथ मैं बोलती हूँ, जब हमने इनकी स्टडी करी तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस हम सब में एक जैसे हैं। क्या बोला, हम सब इंडिविजुअल्स में एक जैसे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस
एग्जैक्टली सेम इन ऑल पर्सन, सब में एक जैसे हैं, हम सब में जितने भी होमोसेपियंस है, ठीक है। फिर पता क्या बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी जीन डिस्कवर्ड किए हैं, क्या बोला, जितने भी जीन डिस्कवर्ड किए हैं उसमें से ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन अभी हमको पता नहीं। कितने परसेंट? ओवर 50%। भैया ये सब स्टार मार्क है, ये पूरा डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से वापस आ जाओ, टोटल कितने बेस है मिलियंस में, कितने 3164.7 बेस मिलियन बेस पेयर मिल रहे हैं। एक एवरेज जीन में कितने बेस होंगे? 3000 बेस हो सकते हैं। लार्जेस्ट जीन कौन सा है जिसमें 2.4 मिलियन बेस मिल रहे हैं? डिस्ट्रोफिन है। कौन सा है? डिस्ट्रोफिन है। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 30,000 है। कितने हैं? 30,000 है, जो पुराने डाटा के कंपैरिजन में बहुत कम है। पुराना डाटा कितना बोलता है? 80,000 से 1,40,000 जीन मिलने वाले हैं और ऑलमोस्ट 99.9% सभी के न्यूक्लियोटाइड हम सब में कैसे एग्जैक्टली सेम है। अब बोला जितने भी जीन हमने डिस्कवर्ड किए हैं उसमें से कितना ओवर 50% जीन का फंक्शन अभी हमको पता नहीं है, अननोन है। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं ये चीज पता करने में। आ रही बात समझ में? अब जो नेक्स्ट है साइलेंट फीचर, वो क्या बोलता है कि जीनोम का लेस देन 2%, क्या बोल रही हूं मैं, जीनोम का लेस देन 2% पार्ट ही कोड करता है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। मतलब पूरा जीनोम प्रोटीन नहीं बना रहा भैया, सिर्फ लेस देन 2% से भी कम जीनोम क्या कोड करवा रहा है? प्रोटीन। क्या करवा रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहा है। कितने पॉइंट्स हो गए? 5, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्या है? रिपीटेटेड सीक्वेंस। जब हमने डीएनए को खोला और उसको पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह डीएनए पर क्या मिल रहे हैं? रिपीटेटेड सीक्वेंस। क्या मिल रहे हैं? रिपीटेटेड सीक्वेंस मिल रहे हैं। और ये रिपीटेटेड सीक्वेंस ही क्या कर रहे हैं? ह्यूमन के जीनोम का वेरी लार्ज पोर्शन, क्या बोल रही हूं, ह्यूमन के जीनोम का वेरी लार्ज पोर्शन बना रहे हैं। मतलब ह्यूमन के जीनोम का मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका बना हुआ है? रिपीटेटेड सीक्वेंस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है मेरे बच्चों? रिपीटेटेड सीक्वेंस का बना हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहती हूँ ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है वो डीएनए सीक्वेंस का एक स्ट्रेच मात्र मतलब छोटा सा पीस है। क्या है? स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस है जो जगह जगह रिपीट हो गया है। कितनी बार हो गया है? 100 से लेके 1000 बार रिपीट हो सकता है। मतलब दैट रिपीटेड 100 to 1000 टाइम रिपीट हो सकता है। अब वापस से चलो, कितनी बात हो गई? एक तो रिपीटेटेड मतलब ह्यूमन के जीनोम में मिलने वाले रिपीटेटेड पोर्शन लार्ज पोर्शन बना रहे। दूसरा कि स्ट्रेच ऑफ डीएनए क्या है? सीक्वेंस है। ये कौन है? रिपीटेटेड सीक्वेंस जो कितनी बार रिपीट हो सकता है? 100 to 1000 टाइम रिपीट हो सकता है। साथ ही साथ मेरे बच्चों कि ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंस है नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इनका सीधे कोई कोडिंग फंक्शन में काम नहीं होता है, पर ये शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे प्रकाश डालते हैं। कहाँ कहाँ पे? स्ट्रक्चर बनाने में, क्रोमोसोम की डायनेमिक्स में और इवोल्यूशन में मेन, क्या बोला? इवोल्यूशन में मेन रोल है इसका भैया। ये हमको लगेगा, क्या लगेगा? कहाँ? इवोल्यूशन कराने के लिए। क्या कराने के लिए? इवोल्यूशन कराने के लिए। चलिए आगे क्या बोलता है डाटा? डाटा कहता है कि हमने देखा कि जो क्रोमोसोम फर्स्ट है, कौन सा क्रोमोसोम है? फर्स्ट क्रोमोसोम है, उस पे हमको मोस्ट ऑफ द जीन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द जीन मिल रहे हैं, जो कितने हैं? 2968 जीन। कितने जीन मिल रहे हैं? 2968 जीन अकेले किस पे मिल जाते हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट पर। किस में मिल जाते हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट पर। मतलब बहुत सारे जीन है भैया यहाँ पर, इसलिए क्रोमोसोम फर्स्ट का साइज आप देखोगे ना, देखोगे तो वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब क्या है? क्रोमोसोम वाई। कौन सा है? क्रोमोसोम वाई पर मिलते हैं फ्यूएस्ट जीन, सबसे कम जीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे कम जीन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 231। कितने मिलते हैं? 231 जीन मिलते हैं। इस डाटा पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब चलिए, अब मैंने बोला
कि साइंटिस्ट जब ह्यूमन के जीनोम की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्या करा उन्होंने, आइडेंटिफाई की ऐसी लोकेशन को जहां पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड या एक ही बेस का डिफरेंस मिल रहा था। कितना, सिंगल बेस का डिफरेंस मिल रहा था। और ऐसी कितनी लोकेशन मिली, 1.4 मिलियन। कितनी लोकेशन मिली, 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन मिली साइंटिस्ट को जिसमें सिर्फ सिंगल बेस का डिफरेंस था। कहां पर, डीएनए के सीक्वेंस में। मैं बोलूं कि मैं 10 लोगों के डीएनए की स्टडी कर रही हूं और 10 लोगों के डीएनए में मैंने सेम लोकेशन को मार्क किया है, तो सेम लोकेशन में मैं बोलूं अगर किसी में 80 सी मिला तो अगले व्यक्ति में 80 तो मिला, पर सी की जगह क्या मिल गया, जी मिल गया। उसके अगले व्यक्ति में देखा तो 80 तो मिला, पर उसकी जगह क्या मिल गया, टी मिल गया। अगले व्यक्ति में देखा 80 तो मिला, पर सी जी टी के जगह ए मिल गया। मतलब सिंगल बेस का ही डिफरेंस मिल रहा है। किसको, साइंटिस्ट को। ऐसी कितनी लोकेशन मिली, 1.4 मिलियन। कितनी मिली है, 1.4 मिलियन लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां पर ह्यूमन के डीएनए में डिफरेंस सिर्फ किसका था बच्चों, सिंगल बेस का था। किसका था मेरे बच्चों, सिंगल बेस का डिफरेंस था। किसका था, सिंगल बेस का डिफरेंस था। और उसको नाम दिया स्नेप्स। क्या नाम दिया, स्नेप्स। ठीक है, ऐसे स्टैंड करेगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। स्नेप्स किसको स्टैंड करेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को किसको करेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैंड करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो जब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की साइंटिस्ट ने हमको इंफॉर्मेशन दी तो इस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, रिवोल्यूशन हो गया। क्या, प्रोसेस का, किसको, फाइंड करने का। क्या, क्रोमोसोम में लोकेशन को। किसको, क्रोमोसोम में लोकेशंस को, जो किसके बारे में नॉलेज दे देगी कि कौन से क्रोमोसोम में कौन सा सीक्वेंस डिजीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। क्या कर लोगे, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे। मैंने बोला 10 लोगों के क्रोमोसोम में सीक्वेंसिंग को हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 लोगों के क्रोमोसोम की जो सीक्वेंसिंग है वो डिजीज नहीं करा रही है, पर जहां पर सिंगल बेस किसमें, 5वें में जो मिला उस व्यक्ति में डिजीज हो जा रही है। मतलब वो सीक्वेंस क्या है, क्या करवाने के लिए, डिजीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ आप स्निप्स के द्वारा ट्रेस कर सकते हो ह्यूमन की हिस्ट्री को। किसको, ह्यूमन की हिस्ट्री को आप क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। चलिए, तो आपके पास टोटल कितने साइलेंट फीचर है, 8। कितने हैं, चलो देख लेते हैं। जिसमें हमने बात की थी साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम की, कि टोटल बेस पेयर कितने मिल रहे हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर मिलते हैं ह्यूमन के जीनोम में। एक जीन में ऑन एन एवरेज कितने बेस हो सकते हैं, 3000। पर जो सबसे बड़ा जीन है जिसमें कितने 2.4 मिलियन बेस है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। अब ह्यूमन के जीनोम में टोटल कितने जीन है, 30,000 जीन है, और उनमें हम बोल रहे हैं 99.9% न्यूक्लियोटाइड हम सबका सेम है। कैसा है, सेम है। अभी तक जितने भी जीन डिस्कवर्ड हुए हैं उसमें से ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन हमको अभी पता नहीं है। लेस देन 2% जीनोम ही कोड करता है प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को कोड करता है। चलिए बच्चों, फिर बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस है। क्या मिल रहे हैं, रिपीटेड सीक्वेंस है, जो ह्यूमन के जीनोम का वेरी लार्ज पोर्शन बना रहे हैं। ये स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस है जो बहुत बार, कितनी बार, 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो गए। क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए, पर नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, कुछ भी डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, पर ये शेड लाइट, प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं, प्रकाश। किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। कहाँ कहाँ, स्ट्रक्चर के लिए, डायनामिक्स के लिए और इवोल्यूशन के लिए। अब क्या था, कौन से क्रोमोसोम पर कितने जीन है, तो क्रोमोसोम फर्स्ट पर सबसे ज्यादा जीन है। कितना है डाटा हमारे पास, 2968 जीन, और क्रोमोसोम वाई के लिए 231 जीन है। ठीक है, फिर हमने बोला साइंटिस्टों को ह्यूमन के डीएनए पर 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन मिली
किया, क्या 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 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां पर सिर्फ सिंगल बेस का ही डिफरेंस था और उस लोकेशन को नाम दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इस इंफॉर्मेशन से हम किसका पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोम पे उस सीक्वेंस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं जो डिजीज को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके ही द्वारा ह्यूमन की हिस्ट्री को हम जान सकते हैं या हिस्ट्री को हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ले लें भाई फटाफट आप क्या स्क्रीनशॉट पूरी इंफॉर्मेशन का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर प्लान करती हूँ और आपको अगली क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।